राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक जाट भाई पर आधारित है। पुराने ज़माने की एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे कोई बाट, वहाँ पर पहुँच जाए जाट। तो आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक दिलेर जाट भाई की है, जिसने अपनी सूझबूझ से एक अड़ियल भूत जो आज तक किसी के काबू में ना आया था, उसको भी काबू में कर दिखाया। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में राजवीर नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी विमला देवी और 2 बच्चे, भरा पूरा परिवार बहुत ही खुशहाली में अपना जीवन बिता रहा था। राजवीर के पास बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, जिसमें विमला देवी और राजवीर दिन रात मेहनत करते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। पर कहते हैं ना कि सुख की उम्र बड़ी छोटी होती है, किसी की नज़र सुख को लग ही जाती है। ऐसे ही बिमला के परिवार को भी एक दिन किसी की ऐसी नज़र लगी कि उसका परिवार बर्बादी की कगार पे आ गया। हुआ यूं कि एक दिन राजवीर पास के गांव में किसी शादी में न्योते पर गया था। वहां से जब वह वापस लौटा तो बिल्कुल ही गुमसुम सा था। बिमला ने सोचा कि थकान की वजह से चुपचाप है, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसने राजवीर को बिस्तर लगाकर उस पर लिटा दिया। अगले दिन राजवीर उठा तो चुपचाप उठकर बैठ गया। ना बोले ना बक्कारे, ना ही कुछ खाए ना पिए। बच्चे उसके पास जाएं तो बच्चों को भी ऐसे देखे कि जैसे बच्चों को खा ही जाएगा। बिमला बड़ी परेशान हो गई। उसने घर के बाकी सभी लोगों को भी बताया कि राजवीर का स्वभाव आज बड़ा ही अजीब सा हो रहा है। घर के सभी परिवार वाले राजवीर को शहर के अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने राजवीर को देखा और दवाइयाँ दे दी। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया, पर राजवीर की सेहत में कोई सुधार न हुआ। वह ना तो खुद किसी से कुछ कहता और ना ही किसी की बात का जवाब देता। धीरे धीरे राजवीर कमजोर होता जा रहा था। बस बिस्तर पर बैठा शून्य में देखता रहता। जो राजवीर अपने बच्चों से इतना प्यार करता था, आज वह अपने बच्चों की तरफ देखता भी ना था। बिमला देवी बड़ी परेशान हो गई। खेती बाड़ी सब चौपट होती जा रही थी। अकेली जान भला क्या क्या संभाले, खेती बाड़ी देखे, 2-2 बच्चों को संभाले या फिर बीमार पति की देखभाल करे। अब तो सब कुछ जैसे तबाह हो गया था। सारा रुपया पैसा सब इलाज में खत्म हो गया। फिर किसी ने बिमला को सलाह दी कि इसे किसी हकीम या ओझा को दिखाओ, हो सकता है इसके ऊपर कोई ऊपरी साया हो, ना जाने झाड़ फूक से ही ठीक हो जाए। बिमला ने झाड़ फूक भी खूब करवा लिया, पर राजवीर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बिमला देवी मुंह छुपा छुपा कर रोती थी। जो राजवीर हट्टा कट्टा नौजवान था, आज वह बिस्तर में पड़ा 100 बूढ़ों का बूढ़ा नजर आता था। आंखें अंदर को धस गई, गाल पिचक गए और सर के बाल सफेद हो गए। बिमला ने आसपास के गांव में कोई हकीम, वैद्य या डॉक्टर नहीं छोड़ा था, पर राजवीर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 3 महीने यूं ही गुजर गए। खेती बाड़ी सब चौपट हो गई थी। जो जितना पैसा घर में जमा था, सब राजवीर के इलाज में लग गया। एक दिन की बात है, बिमला देवी की अचानक आंख खुल गई। उसने देखा उसके सामने राजवीर खड़ा है। राजवीर को इस तरह से खड़ा देखकर बिमला को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि राजवीर तो बिस्तर में लग गया था। आज अचानक से खड़ा हुआ देखकर बिमला बड़ी हैरान हो गई। बिमला ने देखा कि राजवीर उसे बड़ी ललचाई सी नजरों से देख रहा है। बिमला को लगा आदमी है, सबको जिस्मानी भूख तो लगती ही है। बिमला उसके पास गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। राजवीर ने उसको एकदम से आलिंगनबद्ध कर लिया और बुरी तरह से उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। बिमला को राजवीर का यह रूप देखकर डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बिमला के कपड़े फाड़ दिए और बुरी तरह से काटने और खसोटने लग गया। बिमला देवी किसी तरह से राजवीर को धक्का देकर बाहर की तरफ भागी। कमरे से बाहर आकर बिमला ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। चीख पुकार सुनकर सभी घर वाले भी उठकर आ गए। बिमला ने किसी तरह अपने तन को ढका और सारी बात परिवार वालों को बताई। अब तो सभी लोग परेशान हो गए। सबने देखा कि राजवीर बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा है, किसी की भी बात नहीं सुन रहा। जो भी घर में सामान था, सबको तोड़ फोड़ कर रहा है। अब तो आलम यह हो गया कि जो राजवीर बिस्तर से उठता न था, आज वह इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रहा है,
उछल कूद कर रहा है। अजीब सी हरकतें करते देखकर राजवीर को बिमला का दिल तो मानो बैठा जा रहा था। अब तो राजवीर का यह रोज का काम बन गया। जो राजवीर गुमसुम बैठा रहता था, आज वह जोर जोर से उछल कूद करता और अजीब अजीब सी आवाजें निकालता। पूरी रात खुद से ही बतियाता रहता, या फिर उछलता कूदता रहता, या फिर बाहर की तरफ भागता। गांव वाले भी उससे अब डरने लगे थे। कोई भी उसके घर के आसपास से नहीं गुजरता था। 10-10 लोगों के भी काबू में राजवीर ना आता। बस किसी तरह से उसे एक खंबे से बांध कर रखना पड़ता था। अब तो राजवीर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन बिमला को किसी ने बताया कि पास के गांव में एक सिद्ध साधु बाबा आए हैं, तुम उनके पास जाओ, ना जाने इस समस्या का वो कोई निदान कर दे। बिमला देवी उनके पास पहुंची और रो रो कर अपनी सारी व्यथा साधु बाबा को बताई। साधु बाबा बिमला के साथ बिमला के घर आए। उन्होंने जब राजवीर को देखा तो वो देखते ही समझ गए कि राजवीर पर किसी ताकतवर भूत का साया है। उन्होंने बिमला को बताया कि आप इसे बालाजी ले जाओ, इसका निदान वहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ अच्छे खासे भूत भी नाचने लग जाते हैं। बाकी और कोई इसे काबू में करने वाला नहीं है। अगले दिन राजवीर को बालाजी किसी तरह से बांध कर ले जाया गया। बालाजी जाते ही राजवीर बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कि कोई अबोध बालक हो। बिल्कुल चुपचाप सबकी बात मानने लगा। वहाँ के पुजारियों ने कहा कि इसके ऊपर कोई प्रेत बाधा नहीं है, यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं तो यहाँ पर तो अच्छे खासे भूत नाचने लग जाते हैं। आप इसे घर ले जाइए। जब सब लोग उसे घर वापस ले आए तो गांव में घुसते ही उसने फिर से वही चीखना, चिल्लाना और उछलना कूदना शुरू कर दिया। सब लोग समझ गए कि इस पर प्रेत बाधा तो है। उसे फिर से बालाजी ले जाया गया। ले जाते समय उसे रस्सियों से बांधा हुआ था, पर बालाजी पहुंचते ही वो किसी अबोध बालक की तरफ फिर से शांत बैठ गया। वहां से फिर उसे वापस भेज दिया गया, पर गांव में घुसते ही उसने फिर से वही चीखना चिल्लाना कर दिया और कहने लगा, तुम लोग क्या समझते हो, तुम मुझे बालाजी में कैद करवाने लेकर गए थे, पर मैं तो वहां गया ही नहीं। मैं तो गांव के बाहर ही इसके शरीर से निकल गया था और वहां से लौटने के बाद मैं फिर इसके शरीर में आ गया। यह सुनकर सभी गांव वाले बड़े हैरान हो गए। उसे किसी तरह से खंबे में बांध दिया गया और फिर से उन्हीं साधु बाबा को बुलाया गया। साधु बाबा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो और राजवीर को क्यों परेशान कर रहे हो। तब वह तोते की तरह बोलने लगा कि मैं तो अपने स्थान पर रहता था, मैं कहाँ इसके पास आया, यही मेरे पास आया था, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर इसने पेशाब करके मेरी जगह को अपवित्र कर दिया। साधु बाबा समझ गए। साधु बाबा ने उससे कहा कि हम तुम्हारे स्थान को गंगा जल से धुलवा कर पवित्र कर देंगे, पर तुम राजवीर को छोड़ दो। पर वह भूत मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वह तो यही कहता कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनकर बिमला दहाड़ मार मार कर रोने लगी। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। राजवीर पर ताकतवर भूत के साये की बात आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। पास के गांव में ही एक जाट रहता था। यह बात उसने भी सुनी। उसने सोचा कि एक बार मैं भी देख कर आऊं कि वह कैसा ताकतवर भूत है, जरा मैं भी दो हाथ कर लूं। जाटों के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि जाट भी बड़े अड़ियल होते हैं, किसी से नहीं डरते। जाट का नाम उदय सिंह था और गांव वाले उसे चौधरी उदय सिंह कहकर बुलाते थे। अब उदय सिंह चौधरी बिमला देवी के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने जब राजवीर की हालत देखी और बिमला देवी को रोते हुए देखा तो उन्हें बिमला पर बड़ी दया आई। उन्होंने बिमला से कहा, बहन तुम रो मत, इस भूत को मैं काबू में कर सकता हूँ। बिमला बोली, भैया जहाँ इतने बड़े वैद्य हकीम फेल हो गए, इतने बड़े तांत्रिक साधु महाराज सब हार गए, वहाँ तुम इस शक्तिशाली प्रेत को कैसे काबू में कर सकते हो। लोग कह रहे हैं कि यह प्रेत मेरे पति को अपने साथ लेकर ही जाएगा। उदय सिंह ने बिमला की बात सुनकर कहा, बहन कहते हैं ना, जहाँ दवा नहीं लगती वहाँ दुआ लग जाती है, एक कोशिश मुझे भी करके देख लेने दो। बिमला राजी हो गई। उदय सिंह के आने से बिमला को भी एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अब उदय सिंह राजवीर के पास पहुंचा। उसने देखा बेड़ियों में बंधा राजवीर एक खंबे के सहारे सर टिकाए बैठा है। राजवीर को देखते ही उदय सिंह ने कहा,
हाँ भाई, क्यों सबको डरा कर रखा हुआ है? मैंने सुना है तू बड़ा ताकतवर है। अगर तू इतना ताकतवर है तो मुझसे मुकाबला कर। इतना सुनना था कि राजवीर तो उछल कूद करने लगा और ऊल जलूल हरकतें करके अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। उदय सिंह ने कहा, ऐसी आवाजें निकाल कर मुझे डराने की कोशिश मत कर। तेरे जैसे भूतों से रोज कुश्ती लड़ता हूँ। अब राजवीर उसे फटी फटी आंखों से देखने लगा और बोला, तू मुझसे मुकाबला करेगा? मेरे सामने तेरी औकात चींटी बराबर भी नहीं है। ऐसे चुटकियों में मसल दूंगा। उदय सिंह ने हंसते हुए कहा, जा जा, बहुत आए तेरे जैसे मसलने वाले। तो एक बार मुझसे दो दो हाथ करके देख ले। उदय सिंह की बात सुनकर तो राजवीर के अंदर बैठा भूत तिलमिला गया और बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह ही हम मुकाबला करेंगे। अब उदय सिंह की बात सुनकर भूत बोला, नहीं, हम रात में मुकाबला करेंगे। उदय सिंह बोला, न तेरी न मेरी, शाम के समय जब दोनों समय मिलते हैं तब मुकाबला करेंगे। भूत राजी हो गया। अब उदय सिंह सीधा कुम्हार के घर पहुंचा। कुम्हार से 7 मिट्टी के घड़े लिए। 6 मिट्टी के घड़ों में तो उसने दोनों तरफ आमने सामने सुराख कर दिए और 7वें घड़े में एक ही सुराख रखा और उन्हें एक मैदान में ले जाकर इस तरह से रख दिया कि सातों घड़ों के जो सुराख उसने बनाए थे वो आमने सामने हों और एक धागा अगर उनमें से पिरोया जाए तो 6 घड़े से पार निकलकर 7वें घड़े पर जाकर रुक जाए। घड़े रखकर उदय सिंह अपने घर जाकर सो गया और निश्चित पूरी रात आराम से सोता रहा। अगले दिन वह उठा और आगे की योजना बनाता रहा। जैसे ही शाम हुई तो वह मुकाबले की जगह पर पहुंच गया। पूरे गांव भर के लोग वहां पर इकट्ठे थे। सब देखना चाहते थे कि इस ताकतवर भूत को भला एक जाट कैसे काबू में करता है। बिमला देवी अपने पति को कुछ लोगों की मदद से लेकर आई और लाकर खंबे से बांध दिया। उदय सिंह राजवीर को देखते ही बोला, और भूत भाई, क्या हाल चाल है? तो भूत ने भी हंसकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, पर तू अब अपनी खैर मना। उदय सिंह बोला कि वो तो बाद में देखा जाएगा, पर पहले तू मेरी ताकत देख। ये जो 7 घड़े देख रहा है ना, इनमें आमने सामने एक एक सुराग हो रखा है और अब मैं इन सुराग से होकर तुझे इन घड़ों से पार होकर दिखाऊंगा। यह सुनते ही तो भूत ठहाके मार कर हंसने लगा और बोला, यह काम तेरे जैसे साधारण इंसान के बस का नहीं है। यह तो मेरे जैसे महाबली भूत ही कर सकते हैं। उदय सिंह बोला, अच्छा, मुझसे पंगा? अगर तू कर सकता है तो दिखा करके मैं भी देखूं कि तू एक छोटे से सुराग से कैसे घड़े से पार निकल सकता है। अब तो भूत को भी चुनौती से आग लग गई। उसने आवेश में आकर यह भी नहीं सोचा कि यह इस जाट की कोई चाल हो सकती है। राजवीर के अंदर बैठा भूत गरज कर बोला, तो एक बार मेरी ये बेड़ियां खुलवा दे, फिर मैं तुझे इन घड़ों में से पार होकर दिखाऊंगा। राजवीर ने गांव वालों को इशारा किया कि इसकी बेड़ियां खोल दी जाएं। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लग गए। कुछ कह रहे थे कि यह जाट पागल तो नहीं हो गया, अपने साथ हमें भी मरवाएगा। बेड़ियां खोलने के लिए कह रहा है, क्या इसे नहीं पता कि यह कितना ताकतवर भूत है? और कुछ लोग कह रहे थे कि यह जाट है, अपनी जाट विद्या से इसे जरूर काबू में कर लेगा। खैर, बेड़ियां खोल दी गई। अब भूत ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, देख जाट, आंख खोल कर देखना, मैं तुझे पलक झपकते ही 7 घड़े से पार होकर दिखाऊंगा। अब उदय सिंह हंसते हुए बोला, अरे जा जा, ये तेरे बस का नहीं है। भला इतने छोटे से सुराख से तू कैसे पार निकल सकता है, और वो भी पलक झपकते ही? मैं तो चाहता हूँ कि तू धीरे धीरे निकल, जो गांव वाले भी यकीन करें कि तू हाँ सच में ही घड़े के भीतर से होता हुआ निकला है। अब भूत ने यह बात मान ली। तभी गांव वालों ने देखा कि राजवीर तो एकदम से निढाल होकर एक तरफ लुढ़क गया और वहां पर धुएं का गुबार सा उड़ रहा है। सभी लोग डरे सहमे से उस धुएं को देख रहे थे। तभी वह धुआं उन घड़ों के बीच में से होता हुआ जाने लगा। जब उन सुरागों से होता हुआ वह धुआं 6 घड़े पार कर गया, 7वें घड़े में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें तो पार निकलने के लिए दूसरा सुराग ही नहीं था। उदय सिंह ने भागकर जल्दी से पलक झपकते ही उस सुराग पर डामर चिपका दिया। मुंह तो उसने पहले से ही बांध कर रखा हुआ था उस घड़े का। अब भूत उस 7वें घड़े में कैद होकर रह गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, धोखेबाज,
तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने पार निकलने के लिए इस 7वें घड़े में तो सुराग बनाया ही नहीं था। मुझे बाहर निकाल, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उदय सिंह बोला, अब तू मेरा बिगाड़ भी क्या सकता है? रे मूर्ख, तूने ये भी नहीं सोचा कि इंसान भला इस सुराग से कैसे पार निकल सकते हैं? तूने आवेश में आकर गलती कर दी और कैद हो गया। अब तू सारी जिंदगी इसी कैद में बिताना। उसके बाद उदय सिंह ने कुछ गांव वालों की मदद से जंगल में ले जाकर एक पेड़ के नीचे गहरा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस घड़े को दबा दिया और लौटकर बिमला के घर आ गए। उन्होंने देखा कि राजवीर बिस्तर पर कमजोरी की हालत में पड़ा हुआ है और पलके झपका रहा है। उदय सिंह ने बिमला से कहा, बहन, अब तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है। इनकी अच्छे से देखभाल करना तो ये कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। बिमला ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़ते हुए उदय सिंह को धन्यवाद दिया और बोली, भैया, तुमने अपना वादा निभाया। अपनी सूझबूझ से तुमने एक इतने ताकतवर भूत को भी काबू में कर लिया जिसे इतने बड़े तांत्रिक और साधु बाबा भी काबू में ना कर पाए। इतना सुनकर उदय सिंह हंसते हुए बिमला देवी को कुछ रुपए की मदद करके अपने गांव वापस लौट गया। इसके बाद तो उदय सिंह के गांव वाले उदय सिंह की अब और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। सो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।